नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर। और भारत की राज व्यवस्था की श्रृंखला में चैप्टर 1 का ये तीसरा भाग है, यानी कि ये तीसरा भाग जो है ये आखिरी भाग है। इसके पहले के जो दो भाग आए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 1 का आखिरी भाग। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोला गया, और इसी के अंतर्गत जो साइमन आयोग और सांप्रदायिक अवार्ड मिले थे उसके ऊपर हमारी चर्चा होगी। फिर 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जो पारित हुआ उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर दो तालिकाएं हम देखेंगे, जिसमें एक तालिका है अंतरिम सरकार से संबंधित है, यानी कि भारत के आजाद होने से पहले जो संविधान सभा का गठन हुआ था उससे संबंधित जो सदस्य थे और उनके ऊपर जो कार्यभार था उसको देखेंगे। और फिर भारत जब स्वतंत्र हो गया तो 1947 में जो पहला मंत्रिमंडल स्थापित हुआ था उसकी तालिका हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम भारत शासन अधिनियम 1919 से। तो 1917 का 20 अगस्त वो दिन था कि जब पहली बार ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार की आवश्यकता है जिसकी स्थापना की जाएगी। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1919 में ये अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम आया, जिसको लागू 1921 में किया गया। अब ये भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता है। तो ये दो व्यक्ति थे। मॉन्टेग्यू जो थे ये भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे, और जो चेम्सफोर्ड थे ये भारत के वायसराय हुआ करते थे। तो इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी, तो उस विशेषताओं को अब हम देखते हैं। तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो पहली विशेषता थी वो ये थी कि जो केंद्रीय और प्रांतीय विषय थे इनकी सूची को अलग कर दिया गया, और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण कम कर दिया गया था। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपने सूची से संबंधित विषयों पर विधि बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया था। लेकिन क्या है कि केंद्रीय और प्रांतीय सूची के पृथक्करण के बाद में भी जो सरकार थी वो केंद्र से ही चल रही थी। जो प्रांतीय विषय थे इनका आगे चल के फिर से दो भागों में विभाजन किया गया, जिसमें से पहला था हस्तांतरित और दूसरा था आरक्षित। हस्तांतरित जो विषय हुआ करते थे उस पर गवर्नर का शासन हुआ करता था। क्रियान्वयन के लिए विधान परिषद के प्रति जो उत्तरदायी मंत्री हुआ करते थे उनकी सहायता ले जा सकती थी, गवर्नर उनकी सहायता लेते थे। जो आरक्षित विषय थे उसके ऊपर भी गवर्नर का ही शासन चलता था, लेकिन गवर्नर के शासन के लिए कार्य परिषद की सहायता की आवश्यकता पड़ती थी, और विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। तो इस प्रकार के जो शासन व्यवस्था थी इसको द्वैत शासन व्यवस्था बोला गया। द्वैत शासन व्यवस्था भारत में राज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए लाया गया था, लेकिन यह व्यवस्था आगे चल के असफल रही, और इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई। इसलिए भारतीय विधान परिषद के स्थान पर अब लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया गया, और इन दोनों सदनों में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में अधिकतर जो सदस्य होते थे उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। वायसराय की सहायता के लिए जिस कार्यकारिणी परिषद की गठन की गई थी उसमें 6 सदस्य होते थे, जिसमें से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था, लेकिन जो पोजीशन थी कमांडर इन चीफ की उस पर कोई भारतीय नहीं हो सकता था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत सांप्रदायिकता को ध्यान में रखा गया, और सांप्रदायिकता को ध्यान में रखते हुए सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई और उसको बढ़ावा दिया गया। और संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर समिति में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। और इस कानून के अंतर्गत लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन हुआ,
और भारत सचिव के कुछ कार्य ऐसे थे कि जो उच्च आयुक्त को स्थानांतरित कर दिए गए। और इस अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। बाद में 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। और 1919 से पहले जो बजट हुआ करते थे केंद्र के और राज्य के, वो एक साथ आया करते थे, लेकिन 1919 अधिनियम आने के बाद में पहली बार केंद्रीय और राज्य के जो बजट होते थे उनको अलग अलग कर दिया गया, उसका पृथक्करण कर दिया गया। और जो राज्य विधानसभा थी वो अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत थी, वो अपने राज्य के लिए बजट तैयार कर सकती थी। और इस अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। कार्य क्या था कि हर 10 साल बाद जो जांच करता था उसकी रिपोर्ट ब्रिटिश शासन को देना होता था। आइए अब देखते हैं हम साइमन आयोग। 1927 के नवंबर में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाली एक वैधानिक आयोग का गठन किया। अब इस गठन के जितने भी सदस्य थे वो सारे ब्रिटिशर्स थे। इसी वजह से भारत में जितने भी दल थे उन सभी दलों ने इस आयोग का बहिष्कार किया। और 1930 में आयोग ने, जो साइमन आयोग था, उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और निम्नलिखित व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की। तो जैसे द्वैत शासन प्रणाली की उसने सिफारिश की, राज्यों में सरकार के विस्तार का सिफारिश किया, ब्रिटिश भारत में संघ की स्थापना की सिफारिश की और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की भी सिफारिश की। अब इन सिफारिशों पर विचार करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए, जिसका प्रतिनिधित्व ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश भारत ने और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों ने किया। अब 3 गोलमेज सम्मेलन जो हुए तो उसके निष्कर्ष के आधार पर संवैधानिक सुधारों के लिए एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया कि वो विचार करें उसके बारे में और अपनी तरफ से दिशा निर्देश दें। फिर आगे चलकर जब 1935 में भारत शासन अधिनियम आया तो 1919 की जो प्रस्तावित विषय वस्तु थी उसको बाद में शामिल कर लिया गया। आइए अब देखते हैं हम सांप्रदायिक अवार्ड। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे रैमजे मैकडोनाल्ड, इनका ध्यान जो है अल्पसंख्यकों के ऊपर गया, तो उनके प्रतिनिधित्व की इन्होंने योजना बनाई और इसी को कम्युनल अवार्ड या फिर सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से बुलाया जाता है। अब इस अवार्ड में जो मुस्लिम थे, जो सिख थे, ईसाई, यूरोपियन थे और आंग्ल भारतीय थे, सबके लिए अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था की और साथ में ही दलितों के लिए भी इन्होंने अलग से निर्वाचन की व्यवस्था बनाई। लेकिन ये जो व्यवस्था थी, निर्वाचन की जो व्यवस्था थी, इससे महात्मा गांधी जी बहुत ही व्यथित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन करने के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन शुरू कर दिया। और अनशन के परिणाम स्वरूप दलित नेताओं और कांग्रेस नेताओं के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था बनाए जाने की बात की गई और इसी व्यवस्था में दलितों के लिए स्थान आरक्षित भी किया गया। आइए अब देखते हैं हम भारत शासन अधिनियम 1935। भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की गठन में इस अधिनियम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इस अधिनियम में कुल 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। अब इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पहली विशेषता है कि इसके अंतर्गत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई और इसके अंतर्गत राज्य और रियासतों को एक इकाई के रूप में देखा गया, एक इकाई के रूप में स्वीकार कर लिया गया। और अधिनियम के अनुसार केंद्र और इकाइयों के बीच में जो शक्तियां थी उनका बंटवारा किया गया। बंटवारा का जो आधार बना वो 3 सूचियां थी, जिसमें से पहला था संघीय सूची और इस सूची से संबंधित 59 विषय थे। दूसरा राज्य सूची था जिसमें कुल 54 विषय थे और तीसरा समवर्ती सूची था। ये दोनों के लिए 36 विषय थे। जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो वायसराय के हाथों में चली गई और इस प्रकार जो संघीय व्यवस्था थी, ये जो संघीय व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया था वो कभी अस्तित्व में नहीं आ पाया
क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि जो भारत की देसी रियासतें थी उन्होंने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। और 1935 अधिनियम के अंतर्गत जो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली चल रही थी उसको समाप्त कर दिया गया, जिससे स्वायत्तता का शुभारंभ हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। मतलब क्या है इसका कि गवर्नर को राज्य विधान परिषद को चलाने के लिए जो उत्तरदायी मंत्री थे उनके सलाह पर कार्य करने की आवश्यकता थी, उसको आवश्यक कर दिया गया। और यह जो व्यवस्था थी केवल 2 वर्ष ही चल पाई, 1937 से लेकर के 1939 तक। ये फिर जाकर 1939 में जाकर के समाप्त हो गया। और इसी अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का शुभारंभ हुआ। अतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों को विभाजित करना पड़ा, लेकिन यह जो सिस्टम था यह लागू नहीं हो पाया। इस अधिनियम के अंतर्गत 11 राज्यों में से 6 राज्य ऐसे थे जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। वो राज्य कौन कौन से थे? तो वो थे बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम थे। अब जो दलित जाति थी, महिलाएं थी और मजदूर थे, इन वर्गों के लिए अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई और सांप्रदायिकता व्यवस्था का विस्तार किया गया। 1858 में भारत शासन जो अधिनियम आया था उसके अंतर्गत भारत परिषद की स्थापना की गई थी। तो इस अधिनियम ने यानी कि 1935 के भारत शासन अधिनियम ने उसको खारिज कर दिया, उसको समाप्त कर दिया और 10% जनसंख्या को मत का अधिकार दे करके मताधिकार का विस्तार किया। और इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, जिससे मुद्रा और साख पर इनका नियंत्रण हो सके। संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के साथ में ही जो प्रांतीय सेवा आयोग थी उनकी स्थापना की गई और संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की गई। और इसी के अंतर्गत 1937 में जाकर के संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। आइए अब देखते हैं हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, इन्होंने 20 फरवरी 1947 को यह घोषित किया कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो 30 जून 1947 के आगे से समाप्त हो जाएगा और जो सत्ता ब्रिटिश के हाथों में है वो सत्ता उत्तरदायी भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी। अब ये बात जब मुस्लिम लीग को पता चली तो मुस्लिम लीग ने इस चीज का विरोध किया, आंदोलन किया और कहा कि भारत का विभाजन होना आवश्यक है। और आगे चलकर ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को यह स्पष्ट कर दिया कि 1946 में जो गठित संविधान सभा थी उसके द्वारा जो निर्मित संविधान है ये उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसके विरोध में है। फिर उसी दिन यानी कि 3 जून 1947 के दिन ही वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। और जब यह योजना सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया, यानी कि कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने जब स्वीकार कर लिया तो अंततः यह एक अधिनियम के रूप में आया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बना और उसे लागू किया गया। अब ये जो अधिनियम था इसकी कुछ विशेषताएं थी, अब वो विशेषताएं देख लेते हैं। जैसे पहली जो विशेषता थी कि भारत में जो ब्रिटिश शासन था, जो ब्रिटिश राज था, वो समाप्त कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। भारत के विभाजन से 2 स्वतंत्र देश का सृजन हुआ, जिसमें से एक था संप्रभु राष्ट्र भारत और दूसरा था पाकिस्तान। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत जो वायसराय का पद था वो समाप्त कर दिया गया और दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन हुआ, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र के कैबिनेट सदस्यों की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। हालांकि इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता था। दोनों डोमिनियन यानी कि भारत और पाकिस्तान को पूर्ण स्वतंत्रता थी कि या तो वो अपना संविधान बना ले या फिर किसी दूसरे देश के संविधान को भी वो अपना सकते हैं। और संविधान सभा को यह शक्ति प्राप्त थी कि वह किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त कर सकते हैं
यहाँ तक कि उनको स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार प्राप्त था। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव पद का समापन कर दिया और सन्निहित जो शक्तियां थी भारत सचिव के पास वो स्थानांतरित हुई राज्य सचिव के पास। जो भारतीय रियासत थी उनको यह स्वतंत्रता थी कि वो चाहे तो भारत डोमिनियन के साथ मिल सकते हैं या फिर पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकते हैं या तो फिर वो स्वतंत्र रूप से भी रह सकते हैं। और भारत में जो चल रही सम्राट की उपाधि थी, भारत का सम्राट जैसी उपाधि थी, उसको समाप्त कर दिया गया और इसके अंतर्गत जो सिविल सेवा में नियुक्तियां हुआ करती थी अब राज्य सचिव नहीं कर सकता था। पदों में आरक्षण की प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया था। तो 14-15 अगस्त 1947 की जो मध्य रात्रि थी उसमें मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश का शासन अंत हो गया और लॉर्ड माउंटबेटन ने डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलवाई और 1946 में बनी संविधान सभा को संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो आइए अब हम देखते हैं अंतरिम सरकार जिसका गठन 1946 में हुआ और इसके जो सदस्य थे और इनके ऊपर जो कार्यभार था उसकी एक तालिका है, उसको देख लेते हैं। तो 1946 के अंतरिम सरकार के अंतर्गत जो पहले सदस्य थे वो थे जवाहरलाल नेहरू और इनको परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल से संबंधित जो विभाग थे उसको इन्होंने संभाला था। दूसरे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने गृह विभाग और सूचना एवं प्रसारण जो मंत्रालय था, जो विभाग था, उसको इन्होंने संभाला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इन्होंने खाद्य एवं कृषि विभाग को संभाला। जॉन मथाई ने उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति का विभाग संभाला। जगजीवन राम ने श्रम विभाग को संभाला। सरदार बलदेव सिंह ने रक्षा विभाग को संभाला और CH भाभा ने कार्य, खान एवं ऊर्जा से संबंधित विभाग को संभाला। लियाकत अली ने वित्त को संभाला और अरब्दू रबनिस्तार ने डाक एवं वायु विभाग को संभाला। आसफ अली ने रेल एवं परिवहन मंत्रालय को संभाला और C राजगोपालाचारी ने शिक्षा एवं कला विभाग को संभाला। I चुंदरीगर ने वाणिज्य विभाग को संभाला और गजनफर अली खान ने स्वास्थ्य विभाग को संभाला और आखिरी जो सदस्य थे वो जोगेंद्र नाथ मंडल जी थे, इन्होंने विधि विभाग को संभाला। तो इस प्रकार 1946 के अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्य की नियुक्ति हुई। इसके बाद में 1947 में जब भारत आजाद हो गया तो आजाद होने के बाद में मंत्रिमंडल की स्थापना की गई। तो आइए अब देखते हैं हम स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिमंडल जिसकी स्थापना 1947 में हुई, उसको देख लेते हैं। 1946 के अंतरिम सरकार की तरह यहाँ पर भी 14 सदस्यों की नियुक्ति हुई थी, जिसमें से पहले जवाहरलाल नेहरू थे, इनको प्रधानमंत्री की शपथ दिलवाई थी। किसने दिलवाई थी वो आप हमें कमेंट करके बताइए। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों से संबंधित विभाग को संभाला और वैज्ञानिक शोध से संबंधित विभाग को जवाहरलाल नेहरू ने संभाला। दूसरे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने गृह विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, राज्यों के मामले, इसको इन्होंने संभाला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा विभाग से नवाजा गया, शिक्षा विभाग दिया गया। डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय सौंपा गया और R.K. षणमुगम शेट्टी को जो है वित्त मंत्रालय संभालने को दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि से संबंधित जो विभाग था उसको संभाले और जगजीवन राम ने श्रम विभाग को संभाला। सरदार बलदेव सिंह ने रक्षा मंत्रालय यानी कि रक्षा विभाग को संभाला और राजकुमारी अमृत कौर ने स्वास्थ्य विभाग को संभाला। CH भाभा ने वाणिज्य विभाग को संभाला और रफी अहमद किदवई ने संचार विभाग को संभाला। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उद्योग एवं आपूर्ति विभाग को संभाला और आखिरी जो सदस्य थे वो नरहर विष्णु गाडगिल ने कार्य, खान एवं ऊर्जा विभाग को संभाला। तो इस प्रकार M. लक्ष्मीकांत द्वारा लिखित भारत की राज व्यवस्था पुस्तक का पहला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं वो इस चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो संविधान का निर्माण यानी कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी पॉइंट 7 के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।